बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो आदतन सबसे पहले पूछते हैं कि आपका हाल समाचार कैसा है। ये हमारी आदत में शुमार है और यही काम हम करते हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सबसे पहले देखते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला में सिंचाई के लिए 4 योजनाएं। किसानों को अनुदान पर पंप सेट, पाइप और सोलर पंप सेट देने की है योजना। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा विकास मक्का 2। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिला में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें सरकारी तालाब जीर्णोद्धार, निजी तालाब जीर्णोद्धार, परकोलेशन टैंक यानी जमीन के निचले भाग में तालाब निर्माण और डीप बोरिंग करने की योजना शामिल है। इन सभी योजनाओं पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय गुमला में आवेदन दे सकते हैं। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से राज्य के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इसमें 1.5 से 3 हॉर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 20,000 रुपये है। 3.5 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 30,000 रुपये है। इन दोनों पंप सेट के साथ 200 फीट पाइप भी दिए जाएंगे, जबकि 1 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट की इकाई योजना लागत 90,000 रुपये है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप हरा चारा जई की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए झारखंड के अनुकूल अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं, जबकि गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए समय पर बुआई करें। इसके लिए 30 नवंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। किसान भाइयों, अगर आप जई की खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रभेद का चयन एक उपयोगी समय है और इसमें आपको कैंट, यूपीओ 212, OS 6 और RO19 नामक प्रभेद अगर चयन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चारा प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर किसान भाई गेहूं लगाने का समय के बारे में जानते हैं तो जो समय से अगर गेहूं लगाना चाहते हैं तो उसका 15 नवंबर से 30 नवंबर है। जो लेट लगाना चाहते हैं उसका समय जो है 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक है। उसके बाद अगर किसान भाई जनवरी में भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं 5 जनवरी तक, लेकिन उसका उपज कम होता है। किसान भाइयों, रबी मौसम में मक्का की खेती के लिए 15 नवंबर से पहले बुआई का काम पूरा कर ले। झारखंड में मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 या प्रिया लगाएं। मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में बिरसा मक्का 1 की परिपक्वता अवधि 85 दिन है और उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा विकास मक्का 2 की परिपक्वता अवधि 75 दिन है और उपज 40 से 45 क्विंटल है, जबकि प्रिया की परिपक्वता अवधि 90 दिन और उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अपने राज्य में धान कटाई के लिए ज़्यादातर किसान हंसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस काम के लिए नवीन हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधारण हंसिये की तुलना में 26% मजदूरी की बचत तथा 27% संचालन खर्च में बचत करता है। आइए जानते हैं रासायनिक दवा का उपयोग किए बिना प्याज फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। प्याज फसल में कीट ना लगे, इसके लिए किसान एक आसान उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए प्याज फसल लगाने से 30 दिन पहले
250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल 2 कतारों में लगा दे। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। फसल में कीटों का प्रवेश नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो दर्शकों, आपने कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें जान ली है, देख लिया है आपने मंडी का भाव भी और मौसम का हाल भी। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
दर्शकों, मौसम में ठंड बढ़ रहा है और हर मौसम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। इस मौसम में, ठंड के मौसम में हम कैसे करें अपने पशुधन की देखभाल, ताकि बिना किसी नुकसान के हम इस मौसम को काट सकें। पशुओं की देखभाल के लिए उनका टीकाकरण, उनके खान पान या उनके रहने की समुचित व्यवस्था कैसे करें, पूरी जानकारी हम आपको दिलाते हैं विशेषज्ञ के माध्यम से, जो स्टूडियो में बैठे हैं। कार्यक्रम है लाइव, तो चलिए जुड़ते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ठंड का मौसम अब शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है। बदलते मौसम के साथ कई तरह की बीमारियां होती हैं और साथ ही साथ उनके आहार और आवास में कई तरह के परिवर्तनों की ज़रूरत होती है। अब किस तरह से आहार और आवास में परिवर्तन करें, कौन कौन सी बीमारियां आपकी पशुओं को इस वक्त लग सकता है, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर रविंद्र कुमार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न जो आमतौर पर आता है और अमूमन हम इस बात को अक्सर आपसे पूछते भी हैं, किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी मौसम बदल रहा है, अभी बहुत ठंड भी नहीं पड़ी है और धीरे धीरे अब ठंड बढ़ना शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान भाई जो पहले से आवास की व्यवस्था करके रखे हैं, बरसात खत्म हुआ है, क्या परिवर्तन करें आवास में ताकि पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो और वो स्ट्रेस में नहीं आए, किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो? जी जी बिल्कुल। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ये जब ठंड मौसम जब चेंज कर रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है पशुओं के लिए। और इस समय अचानक देखते हैं कि शाम में अचानक तापमान में गिरावट आ जाती है। पशुओं में हम लोग सही ढंग से हम लोग देखभाल अगर नहीं करें पशुओं में, तो ठंड का प्रकोप पशुओं पे पड़ सकता है। जैसे ठंड का लगना या कोई बीमारी होना, इस तरह का प्रकोप पशुओं में हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए थोड़ा सा प्रबंधन विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से पशु की रख रखाव और थोड़ा आहार में हम परिवर्तन करें मौसम के हिसाब से, कि पशु की उत्पादन क्षमता में कमी ना आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा आपने बताया कि आवास किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। पशुओं का एक जोन होता है जो टेम्परेचर का, जिसको थर्मोन्यूट्रल जोन हम कहते हैं। तो उस जोन में, उस टेम्परेचर रेंज में अगर पशु रहते हैं तो इनकी उत्पादन क्षमता या खाने की क्षमता, जो भोजन लेते हैं उसमें कमी नहीं आती है। उनकी उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, तो इस रेंज में ही पशु को कोशिश करना चाहिए कि जो हम वातावरण जो दे रहे हैं वो वातावरण दे। जैसे कि ठंड का मौसम में तापमान जो है कभी कभी 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री भी हो जाता है रात में, खास करके या सुबह में। तो उस समय हम लोग आवास का प्रबंधन करते हैं। पशु में आवास का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है और आवास का उचित आवास दे करके हम बाहर का तापमान जो भी हो, अंदर का तापमान हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि 15 से 25 डिग्री का तापमान हो, जिससे पशु जो है हमारे जो इसका ठंड का जो कुप्रभाव है उससे पशु बच सकें। बिल्कुल। तो जो अंदर का जो तापमान है अभी धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, तो तापमान भी घटेगा। तो तापमान को स्थिर करने के लिए 15 से 25 डिग्री तक रखने के लिए किसान भाइयों को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सबसे सर्वप्रथम जो बात है कि ठंडी हवाएं से बचाना होगा, क्योंकि रात में आप देखते हो कि ठंडी हवाएं चल रही। हम लोग भी घर में जो खिड़की दरवाजे हैं बंद करके रखते हैं, पर्दे को लगा देते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आए। तो पशुओं को भी उचित आवास देने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ रात के समय, सुबह के समय में बिल्कुल जो खिड़की दरवाजे हैं अच्छी तरह से बंद कर दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं वेंटिलेशन की सुविधा हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोज कर दें और पशु को सफोकेशन हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो। तो वेंटिलेशन होना चाहिए, साथ ही साथ ठंडी हवाएं से बचाव होना चाहिए। ये तो सबसे पहली बात है। दूसरा चीज़ है कि आप कोशिश करें कि पशुशाला जो है उसमें एक रूम थर्मामीटर आता है, उसको आप लगा कर रखें और उसकी नियमित रूप से आप देखते रहें कि अंदर का वातावरण कितना है और कोशिश करें कि 15 से 25 डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और बातें जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी का जो मौसम है, ठंड धीरे धीरे और बढ़ने वाला है, तो अभी एक मुख्य रूप से है कि पहला चीज़ है कि किसी तरह के छत टूटा है, दरवाजे में क्रैक्स हैं, उनको आप अभी मरम्मत करा सकते हैं। जो आवास है, आवास में फ्लोर का जो ज़मीन होता है, ज़्यादातर जो पशुपालक हैं वो पक्का ज़मीन पे रखते हैं,
वो ठंड के मौसम में काफ़ी ठंडा हो जाता है। जब पशु बैठते हैं तो उससे ज़मीन से जो ठंडा शरीर में लगने की संभावना होती है। तो इस समय आप नीचे में पुआल वगैरह बिछा दें, बेडिंग की व्यवस्था कर दें, ताकि जो है जो ठंडा जो ज़मीन जो ठंडा है उससे जो है समस्या हमारे पशु को ना हो, इसके लिए बेडिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ छोटे बच्चे हैं, बाछा बाछी हैं या छोटे मेमने हैं, तो इनको ठंड लगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा गर्म वातावरण चाहिए। तो इसके लिए बेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ भी छोटे बच्चे को रखते हैं, मुख्य रूप से वहाँ पे आप 3 से 4 इंच का भूसा या पुआल का बेडिंग बिछा कर रखें, उस पर बच्चों को रहने दें। साथ ही साथ अगर देखते होंगे कि पूरे ठंड का जो मौसम होता है उस समय 2-3 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह काफ़ी प्रकोप होता है ठंड का, बहुत ज़्यादा। उस समय विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उस समय पशुओं में ठंड लगने की संभावना ज़्यादा होती है। उस समय कोशिश करें कि जब वातावरण, अंदर का वातावरण, कमरे का वातावरण का तापमान कम नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आप हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी पर बल्ब इसी से की जुड़ा एक प्रश्न है कि जब हम कृत्रिम रूप से अगर गर्मी प्रदान करें तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे किसान भाई अपनी उपस्थिति में अलाव भी जलाते हैं, लेकिन वो अपनी उपस्थिति में होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी कुछ सलाह किसान भाइयों को आप दें। कोशिश करें कि जो हीटर, अभी इलेक्ट्रिक हीटर आ गया है, उसको जलाएं, ब्लोअर है उसको जला दें, ताकि अंदर का जो तापमान वो ठीक हो जाए। बल्ब जला दें, का मुर्गी फार्म में देखते होंगे या बकरी फार्म में भी अगर 200 वाट का 2-3 बल्ब अगर आप जलाते हैं तो अंदर का वातावरण देखते होंगे कि वो गर्म, जी बिल्कुल गर्म हो जाती है। बहुत सारे जो है वो अलाव, जैसा आपने बताया कि वो चूल्हा वगैरह जला देते हैं, उससे आग जो निकल रही है उससे भी गर्मी होती है उसमें। तो उसमें एक समस्या जो होती है कि अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो उससे सफोकेशन होने की संभावना होती है, पशु की मृत्यु हो सकती है। उस बात का बहुत ध्यान रखना है, नुकसान हो सकता है जी। तो उस समय अलाव वगैरह जलाने से बचें, या अगर जलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए जला करके खिड़की वगैरह खोल दें, ताकि गैस वगैरह जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये चीज़ ध्यान देना। दूसरा चीज़ आवास में ध्यान देना है कि आवास बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आवास ठंड के मौसम में अगर थोड़ा भी गीला, बेडिंग गीला हो गया, ज़मीन गीला हो गया, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, पशु उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उचित वातावरण भी नहीं मिलता है। पशुओं का जो आवास जो होता है, सबसे पहला चीज़ है कि आवास बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं कि रात में खास करके जहाँ पशु को रखते हैं, मल मूत्र का त्याग होता है, तो उस समय उसको उस तरह से फ्लोर को बनाना है कि वो बाहर निकल जाए, अंदर में जमाव नहीं हो, और उसको नियमित रूप से साफ़ करते रहें और कोशिश करें कि स्वच्छ और साफ़ और सूखा वातावरण जो आवास है वो हमारे जो पशु के लिए वो दें। दूसरी चीज़ एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो पशुपालक हैं वो देखते होंगे कि अपने पशुशाला के आसपास बड़े बड़े पेड़ भी लगाते हैं, जो कि गर्मी में काफ़ी ठंडक होती है। तो वो कोशिश करें कि पेड़ों की टहनियाँ, जैसे अभी ठंडा शुरू होने जा रहा है, उसकी टहनियाँ को काट दें, ताकि पूरा धूप जो है, दिन में जो धूप है वो आपका आवास जो पशुशाला में है वहाँ पे आए, अंदर अच्छी तरह से सूखे। तो इससे पशुशाला तो गर्म होता ही है, साथ साथ डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, जो भी कृमि वगैरह है। उसके साथ ही साथ जो पशु हैं ठंड के मौसम में कम से कम 4 से 5 घंटे तक उनको धूप में रखना अति आवश्यक है। बिल्कुल। जब आवास की बात आई तो आपने बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां किसान भाई के दी, लेकिन इस वक्त आहार की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। खास करके जो दुधारू पशु हैं उनके आहार में भी परिवर्तन की ज़रूरत होती है। आहार की व्यवस्था किस तरह से करें डॉक्टर साहब, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो? जी हाँ, अभी सबसे बड़ी जो समस्या है पशुपालन में, जो पशुपालक हैं वो संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं, चाहे वो गाय पालन हो या बकरी पालन हो या सूकर पालन हो, इसमें वो संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं। तो पशु जो है थोड़े से कह सकते हैं कि वो पूरा पोषक तत्व उनको नहीं मिलता है, और वैसे पशु जिनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वैसे पशु इस समय ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है, उस समय हमारे पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आवास के साथ साथ आहार प्रबंधन इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो आहार प्रबंधन में 2-3 चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि जो हम आहार दे रहे हैं वो शरीर में ऊष्मा देती है हमारे पशु में। तो आहार अच्छा होगा तो शरीर में गर्मी आएगी और जो ठंड से लड़ने की क्षमता उसमें अधिक।
खास करके देखा जाता है कि ठंड के मौसम में जो कमज़ोर पशु हैं जल्दी उनको ठंड लगता है, मृत्यु दर भी उसमें बढ़ जाती है। छोटे बच्चे हैं उसमें मृत्यु दर जो है अधिक हो जाती है ठंड के मौसम में, अगर हमने सही तरह से प्रबंधन नहीं किया। बिल्कुल। तो आहार में जैसे गौवंशीय पशु, ज़्यादातर जो दूध उत्पादन से जो हमारे पशुपालक हैं, तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि सूखा चारा की मात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि सूखा चारा जब खाते हैं तो शरीर में ऊष्मा जो है जनरेट होता है, जब उसको चबाते हैं या उसका डाइजेशन होता है उस समय गर्मी पैदा होती है, जिससे ठंड से उनको राहत मिलती है। साथ ही साथ जो हरा चारा है, सीजनल हरा चारा, जैसे अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अभी हरे चारे में बरसीम बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, जई उपलब्ध हो जाएगी, तो वो आप हरा पशु चारा को देना चाहिए। जी हरा चारा पशु को अवश्य दें। हरा चारा में बरसीम जैसे हम लोग देते हैं, तो हम लोग जैसे दुधारू पशु हैं जो लगभग 10 किलो दूध देती है, तो 20 से 25 किलो हरा चारा, 10 किलो अगर सूखा चारा देते हैं तो उसमें कोई भी दाना मिश्रण देने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सफिशिएंट है 10 किलो दूध लेने के लिए। तो ये जब हरा चारा और सूखा चारा देंगे, जब उसको खाते हैं तो शरीर में ऊष्मा आती है। तो इसके साथ ही साथ जैसे ठंड का मौसम है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे पशु में, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा दाना मिश्रण में जैसे मकई हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, ये सब अगर उपलब्ध होता है तो हमारे पशु को अवश्य दें, जिससे कि उसमें ताकत मिलती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो पशुपालक हैं गुड़ देते हैं, जैगरी देते हैं। जी हाँ। तो ये भी ऊष्मा का बहुत बड़ा सोर्स है, एनर्जी देता है। गुड़ खाने से आप देखेंगे कि अगर आप गुड़ खाते हैं तो ठंड के मौसम में अंदर में काफ़ी एनर्जी होती है और ठंड से लड़ने की क्षमता इसमें बेहतर होती है। तो गुड़ भी का सेवन हम पशु को कर दे सकते हैं। दाना में थोड़ा सा गुड़ मिला के आधा किलो 1 किलो के जैसा गुड़ आप मिला दीजिए, मिला करके उसको खाने में आप दे सकते हैं। तो ये सब खान पान में प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर गुड़ नहीं दे पा रहे हैं या अनाज दाना नहीं दे पा रहे हैं तो खल्ली जो ऑयल केक्स जो होते हैं, सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली, ये उनके आहार में अवश्य ऐड करें, जिससे उसमें जो है एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा उनको मिलती है। और संतुलित आहार देने से पशुओं में जो ठंड के मौसम होते हैं, ठंड के मौसम में जो समस्याएं होती है उससे बच सकते हैं। उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। जी जी जी। दूसरी चीज़ जो हम आहार की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुख्य बात है वो है पानी। पानी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे जो गाय पालक हैं उसमें 25 किलो 30 किलो भी दूध उत्पादन होती है, लेकिन अगर गाय पानी नहीं पिएगी तो उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी और शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी प्रभावित होगा। तो पानी पशु के लिए बहुत ज़रूरी है। यही समस्या होती है ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में हम लोग पशु को क्या करते हैं, एक नाद में पानी भर के दे देते हैं और पशु को लेकिन ठंड के मौसम में ये काफ़ी ठंडा हो जाता है पानी, तो उस समय जो जितना पानी पीना चाहिए हमारे पशु उसको नहीं पी पाते हैं। जैसा हम भी खुद के लिए भी करते हैं कि ठंड है पानी तो फिर मुश्किल होता है। तो थोड़ा गुनगुना कर दीजिए पानी, या फ्रेश पानी आप पीने के लिए हर बार दें। और पशु को जितना ज़रूरत हो उतना पानी आप हमेशा पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर उनको समुचित मात्रा में वो पानी पिएंगे तो खाना भी खाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़, छोटी छोटी सी बातें हैं आहार में, आवास में, जिनको हमारे जो पशुपालक हैं अपना करके जो हमारे जो ये ठंड के मौसम में होने वाली जो परेशानियां हैं उससे बच सकते हैं और जो किसान हैं उनको उत्पादन क्षमता या फिर जो हम कहते हैं इनकम में कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, हर मौसम में कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। अगर हम ठंड की बात करें, गर्मी की बात करें या बरसात की बात करें, कुछ न कुछ पशुओं में बीमारियां होती हैं। ठंड के मौसम में आम तौर पर जो बीमारियां पशुओं में होती हैं वो कौन सी होती हैं और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? जी, ठंड के मौसम में अभी का जो मौसम है कुछ खास बीमारियां होती हैं जो ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय भी पशुपालक जो है बिल्कुल सावधान होना चाहिए और इस समय अभी आपने टीकाकरण नहीं कराया तो अवश्य करा लें। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है खुरहा चपका या एफएमडी जो बीमारी है ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। और खुरहा चपका जो बीमारी है गौवंशीय पशु, गाय, भैंस, इसके साथ साथ बकरी, भेड़, सूकर सबको प्रभावित करती है। और एक बार जब ये बीमारी हो गया तो इसमें जो है बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता में काफ़ी कमी आती है, दूध उत्पादन में कमी आती है और पशुपालक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो इस समय जो एफएमडी है इसके लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, जिसमें कि खुर में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, खाना कम कर देते हैं, लार गिरता रहता है पशु का, गाय गौवंशीय पशु का। तो ये जो इस समय एफएमडी है
तो ये फैलने वाली भी बीमारी है, चूँकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो एक पशु से दूसरे पशु में तेज़ी से फैलता है। तो इसका चूँकि विषाणु जनित रोग है, इसका इलाज भी नहीं है। अगर आप इसका इलाज कराते हैं तब भी आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि तब तक उत्पादन क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप FMD टीकाकरण अवश्य कराएं। FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है और इसका 2 से 3 ml मात्रा चमड़े में या मांस में देकर के इससे बचाया जा सकता है। हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करते हैं। जैसे गौवंशीय पशु छोटे बच्चे हैं, 5-6 महीने के बाद इसका टीकाकरण। डॉक्टर साहब, ये भी हम जानना चाहें कि जो ये आप बता रहे हैं कि कराना चाहिए टीकाकरण, तो किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए? जी हाँ, जब तक ये जो गाय भैंस है उसमें 5 से 6 महीने का जब हो जाता है उस समय इसका टीकाकरण, बकरियां हैं तो 3 से 4 महीने के बाद इसका टीकाकरण करें, सूकर में 2 महीने के बाद इसका टीकाकरण करें। तो ये जो ठंड के मौसम में जो समस्याएं होती है FMD, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। जी, इसमें जैसे बकरियों में, खास करके बकरियों में PPR चूँकि ये गर्मी बरसात में भी होता है, ठंड के मौसम में भी देखा जाता है। तो PPR बहुत ही खतरनाक बीमारी है बकरियों के लिए। इसमें आप हमारे किसान भाई जानते होंगे, हर साल PPR का प्रकोप होता है, दस्त होता है बकरियों में। बचाव कैसे करें जी, इससे? तो इसे बचाव के लिए टीकाकरण करना है। PPR का टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml मात्रा आप टीकाकरण करके 1 ml बकरियों में चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। 1 साल के बाद पुनः टीकाकरण करना। इसके साथ ही साथ चर्म रोग जो समस्या है ये भी देखने को मिलती है ठंड के मौसम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम जब होता है तो स्किन भी कभी कभी फटने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? ठंड के मौसम में उपाय सबसे पहला चीज़ है कि ग्रूमिंग करते रहें। जैसे उसका बाल है उसमें डस्ट वगैरह उसको हटाते रहें। साथ ही साथ ठंड के मौसम में जो ये चर्म रोग की समस्याएं होती है उसमें उसके लिए आप जो है कि डॉक्टर की सलाह लेकर आइवरमेक्टिन दवा दे सकते हैं, दवाइयाँ दी जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, आप आहार की व्यवस्था अच्छी तरह से करें, आवास की व्यवस्था करें और साथ ही साथ रोगों के लिए अगर टीकाकरण कराते हैं तो निश्चित रूप से ठंड के मौसम में आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।